हाय वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। हम प्रीलिम्स 2025 के करंट अफेयर्स को कवर करने की डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा एम रहेगा कि हम करंट अफेयर के जितनी भी बेसिकली साल भर का करंट अफेयर है उसको कवर करें। उसके साथ साथ में एक चीज़ जो हमारा ध्यान रहेगा करने का वो ये रहेगा कि हम कंसेप्ट को एकदम क्लियर करें। सी इफ़ योर कंसेप्ट इज़ क्लियर दैट इज़ गोइंग टू बी अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी एबल टू टैकल क्वेश्चन इवन इफ दे डोंट कम स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट। तो हमारी पूरी अप्रोच रहेगी कि हम इनके कोर कंसेप्ट को समझें ताकि हम वहाँ पे क्वेश्चन में जाके कैसे स्टेटमेंट को समझना है, किस तरीके से एप्लीकेशन करना है और किस तरीके से स्टेटमेंट्स को हटाना है, रिमूव करने की कैपेबिलिटी डेवलप करना है, उस चीज़ को समझ पाएँ। तो उसी कंटेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सेक्टर वाइज सेक्टर सारे करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर का डिस्कशन का पार्ट ही रहेगा कि हम पहले जुलाई से लेके अगस्त तक, दिसंबर तक का जो पहला पार्ट है ये इसको कवर करेंगे अगेन PT 365 के अकॉर्डिंगली, सो दैट आपका कुछ भी मिस ना हो और आपके पास रीड करने के लिए, रिवाइज करने के लिए कुछ मटेरियल भी रहे। तो ऐसे सेक्टर वाइज करते करते हम सारे सेक्टर्स को कवर करेंगे, पहले दिसंबर तक, उसके बाद सेकेंड पार्ट में जनवरी से लेके अप्रैल तक, जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली करंट अफेयर आता है। तो यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले हमको कुछ कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए ताकि इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं हम उसको कवर कर पाएँ अच्छे से। तो इसमें सबसे पहला आता है बायोटेक्नोलॉजी, जीन्स एंड रिलेटेड कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो जीन और रिलेटेड कंसेप्ट क्या होते हैं। जैसे जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट आता है जीन, सेकेंड DNA, थर्ड RNA, फोर्थ जीनोम एडिटिंग और फिफ्थ जीन से रिलेटेड एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। इस चीज़ को समझें और डिस्कस करें। उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोर कंसेप्ट होते क्या हैं। जैसे हमारा जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी होता है वो सेल्स से बना हुआ है, छोटे छोटे सेल्स से। इस सेल्स में होता है सेंटर में न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अंदर में होता है पूरा हमारा DNA जो हमारी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। मतलब हमारे बॉडी के फिजिकल और इंटरनल फीचर्स कैसे काम करेंगे, कैसे दिखेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें इनकोड होती है या कोडेड होती है। तो ये DNA जो होता है, जब हम इसको मैग्नीफाई या जूम करके देखते हैं तो हमको ऐसा समझ में आता है, या हमको ऐसा इस तरीके से बेसिकली ये दो स्ट्रेन में दिखता है। ये बेसिकली एक सांप सीढ़ी जैसी सीढ़ी होती है, ये DNA उस तरीके से दिखता है जिसमें दो स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। और ये जो दो स्ट्रैंड अटैच होते हैं, ये जो दो जहाँ जहाँ पे भी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग दो बेस पेयर्स के बीच में होती है, दो बेसिस के बीच में बॉन्डिंग होती है। DNA जो होता है ये मेनली 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड बेस, या कहना चाहिए नाइट्रोजन फॉस्फेट बेस से बना होता है। तो ये 4 टाइप के बेस कौन से होते हैं? A, T, G और C। ये 4 टाइप के बेस एक पैरेलल, ये जो डंडी है यहाँ पे आपको एक A, T, G, C मिलेगा। दूसरे साइड में पैरेलल में ये दूसरे करस्पॉन्डिंग से बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे A हमेशा T से जुड़ता है, T हमेशा A से जुड़ता है, G हमेशा C से और C हमेशा G से जुड़ता है। तो ये DNA जो बनेगा, ये DNA भी इस तरीके से करस्पॉन्डिंग इनकी जो बॉन्ड्स बनती जाती हैं उससे बनता जाता है। यहाँ पे आपको दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं ना DNA में, इसलिए इसको डबल स्ट्रैंडेड बोला जाता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है, ये DNA होता है। अब ये जो DNA होता है इसमें हमारी बॉडी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। तो ये DNA में ये जो, जैसे मान लीजिए ये पूरा DNA है, तो DNA के एक पोर्शन में लेटेस्ट से आपकी आई की इन्फॉर्मेशन है, एक पोर्शन में आपकी हाइट है, एक पोर्शन में आपके फिंगर्स का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा ये है। बेसिकली हमारे DNA में अलग अलग पार्ट्स में हमारी बॉडी के जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी पूरी फिजिकल फीचर्स कैसे होंगे उनका डिस्क्रिप्शन दिया होता है। तो ये जो एक छोटा सा पार्ट होता है जहाँ बॉडी की एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन या डिटेल दी होती है, इसको बोलते हैं जीन। और ये पूरे जीन के कंपाइलेशन को या पूरे DNA को मिला के कंबाइंडली बोला जाता है जीनोम। जितने भी ये बेस पेयर्स हैं इन सब का कंपाइलेशन कहलाता है जीनोम। तो ये जीन और जीनोम क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। बेस पेयर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। DNA में अगर इनमें से कहीं पे भी कोई चीज़ डिफेक्टिव होती है, जैसे मान लीजिए इस पोजीशन पर अगर A होता है लेकिन A की जगह मान लीजिए यहाँ पे T आ गया, तो बॉडी में डिफेक्ट आ जाता है, क्योंकि फिर जीन जो है ये सही तरीके से काम नहीं करता। और ये जीन जब सही तरीके से काम नहीं करता तो आपकी बॉडी में फीचर्स जो आने चाहिए जैसे वैसे आते नहीं हैं और आपकी बॉडी में डिसीजेज आती हैं। तो ये DNA का स्ट्रक्चर होता है, ये जीन से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जीन्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जीन्स जो होते हैं ये सेगमेंट्स होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA के, और ये RNA के भी साथ में होते हैं। DNA जो होता है ये
बेसिकली एक प्रोटीन या एक और न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट बनाता है जिसको बोलते हैं आरएनए। आरएनए डीएनए की तरह ही होता है, बस जैसे डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि डीएनए में हमको 4 टाइप के बेस पेयर्स मिलते हैं, ए, टी, जी और सी। यहाँ पे हमको मिलता है टी की जगह यू, ए, यू, जी और सी। यू का मतलब होता है यूरेसिल, तो यू हो गया यूरेसिल, ए हो गया एडिनिन, जी हो गया गुआनिन और सी हो गया साइटोसिन। ये 4 बेस पेयर्स हमको आरएनए में देखने के लिए मिलते हैं। डीएनए में जस्ट यूरेसिल की जगह यहाँ पे थाइमीन होता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। ये एक डिफरेंस होता है जो डीएनए को आरएनए से सेपरेट करता है। देन उसके बाद डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है, प्लीज़ इसको रीड इट योरसेल्फ। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। डीएनए का मेन काम होता है हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास की जा सके और हमारे बॉडी के फीचर्स को डिफाइन कर सके। और आरएनए का काम होता है डीएनए जो भी इन्फॉर्मेशन को कोड करके रखता है उसको हमारी बॉडी में प्रेजेंट करना या रिफ्लेक्ट करना। ये बेसिकली हमारी बॉडी में जितने भी फीचर्स आते हैं, जैसे आपके डीएनए में लिखा हुआ है अगर कि हमारी आंखों का कलर ब्लू होगा, आपकी आंख का कलर ब्लू होगा, तो ये डीएनए डायरेक्टली नहीं बताएगा। डीएनए पहले उस ब्लू कलर की आई का आरएनए बनाता है और फिर ये आरएनए ये ब्लू कलर के लिए, आंखों में ब्लू कलर पिगमेंट बनाने के लिए प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन जब बन जाता है तब आपकी आईज जो है वो ब्लू दिखती हैं। दिस इज़ द होल प्रोसेस हाउ फीचर्स रिफ्लेक्ट इन योर बॉडी। तो ये जीन हो गया। अगर हम इस जीनोम में, जैसे हमने पढ़ा कि टोटल जितने भी जीन्स हैं उन सबको मिला के बोला जाता है जीनोम। तो अगर हम इस जीनोम में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है जीनोम एडिटिंग। और जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जीन एडिटिंग मतलब ये टी को हटा के अगर मैं कोई दूसरा बेस पेयर डालता हूँ, सी को हटा के अगर कोई दूसरा बेस पेयर डालता हूँ, या पूरे जीन को हटा के मैं कोई दूसरा जीन डालता हूँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं जीन एडिटिंग। तो ये मैं कब करता हूँ, जब मुझे कोई एक डिज़ायर्ड फीचर देखना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जीन है और ये जीन ब्लैक कलर ऑफ आई डेवलप करता है और मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्सन है जिसके डीएनए में ये ब्लैक कलर वाला जीन है, इसको रिप्लेस करके मैं ब्लू कर दूँ ताकि उस पर्सन की आई का कलर ब्लू हो। तो जब मैं इस जीन को निकाल के ये ब्लू कलर की आई का जीन डाल देता हूँ तो इसको बोलते हैं जीन एडिटिंग। तो इनकी कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो हमने डेवलप करी हैं साइंटिस्ट ने, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है CRISPR-Cas9। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक होती हैं जैसे जिंक फिंगर न्यूक्लियस और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस टेलन। ये कुछ जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, दिस वन CRISPR-Cas9। दिस इज़ द मोस्ट लेटेस्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजी एंड इसका जो प्रिसीजन है जीन को एडिट करने का, डीएनए को कट करके नए जीन को अटैच करने का जो प्रिसीजन या एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है और इसीलिए हम आज की डेट में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये पता होना हमको बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें क्या होता है, लेटर से दिस इज़ आवर डीएनए, ये हमारा डबल हेलिक्स डीएनए है। मान लीजिए हम ये रेड कलर जीन में, ये रेड कलर का जो जीन है इसका एक छोटा सा पोर्शन अलग करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देयर इज़ आरएनए, ये CRISPR-Cas9 का सिस्टम है। CRISPR-Cas9 के 2 पार्ट होते हैं, एक तो इसमें एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं Cas9 और दूसरा होता है इसमें गाइड आरएनए। गाइड आरएनए मतलब जो हमको गाइड करेगा जहाँ पे हमको जीन एडिटिंग करना है। तो ये CRISPR-Cas9 सिस्टम पूरे डीएनए को ओपन करता हुआ मूव करता है और जैसे ही ये उस पोर्शन में पहुंचता है जहाँ पे एक जीन को रिप्लेस करके दूसरा जीन डालना है, वहाँ पे ये गाइड आरएनए अटैच हो जाता है डीएनए से और फिर उसके बाद ये जो Cas9 प्रोटीन है या Cas9 कॉम्प्लेक्स है, ये Cas9 इस जीन के उस पोर्शन को कट करके अलग कर देता है जो मुझे इस डीएनए में नहीं चाहिए। उसके बाद मैं पहले से बनाया हुआ मेरा जो डीएनए है, जो मैं इस डीएनए में देखना चाहता हूँ, जो मैंने बाहर से डीएनए बनाया है, जीन बनाया है जिसको मैं इस डीएनए में डालना चाहता हूँ, मैं इस प्रोग्राम्ड डीएनए या प्रोग्राम्ड जीन को इस डीएनए में अटैच कर देता हूँ और मेरा डीएनए जो है वो वापस रिपेयर होके नया बन जाता है जिसमें वो वाला जीन है जिसका फीचर मैं अपनी बॉडी में देखना चाहता हूँ। दिस इज़ व्हाट इज़ द CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी।
इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे डायग्नोस्टिक में, पर्सनलाइज हेल्थ केयर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, पैटर्निटी टेस्टिंग में यूज़ होता है, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में, और एग्रीकल्चरल यूज़ होता है, जैसे हायर यील्ड के ट्रेट या जीन को किसी क्रॉप में हमको ऐड करने में हमको हेल्प करता है। ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक्स जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई है तो अब आपको ये जितने भी हम करंट अफेयर के आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो बहुत ईजिली समझ में आएंगे। अगर आपको अभी भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ बैक जाके रिकैप करके इतने पूरे पोर्शन को फिर से देखिए और उसके बाद ही आगे करंट अफेयर का आर्टिकल या रीड करिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी आपको डीएनए और फीचर आने की जो प्रोसेस बताई थी कि डीएनए से कोई प्रोसेस या फीचर कैसे डेवलप होता है बॉडी में, तो इसके लिए प्रोसेस आपको याद रखना है ये वाली। तो जैसे मान लीजिए ये सेल बनाना है या कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट करना है तो हमारी बॉडी कैसे काम करती है। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो डीएनए है, ये डीएनए सबसे पहले एक मैसेंजर आरएनए बनाता है जिसको बोलते हैं एमआरएनए। ये एमआरएनए का काम होता है, ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए है, ये डीएनए से सेल के पास, सेल में बेसिकली प्रोटीन बनता है, प्रोटीन न्यूक्लियस के बाहर बनता है। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जब तक कोई प्रोटीन नहीं बनेगा उसका फीचर हमारी बॉडी में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो डीएनए पहले न्यूक्लियस के अंदर से एक मैसेंजर आरएनए बनाता है। ये मैसेंजर आरएनए का काम होता है वो न्यूक्लियस के अंदर से मैसेज लेके न्यूक्लियस के बाहर लाता है। फिर ये एमआरएनए आके एक आरएनए का प्रोडक्शन कराता है। ये आरएनए वो आरएनए है जो बेसिकली वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा जिसका हम फीचर देखना चाहते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है, इस प्रोसेस, ये प्रोटीन बनने के बाद हमारी बॉडी में जो है वो फीचर देखने के लिए मिलता है। तो ये जो स्टेप है जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर एमआरएनए से लेके जो प्रोटीन बनने तक की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस नेम। ये एक होता है ट्रांसलेशन और ये एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। जब भी आपको बॉडी में कोई फीचर शो करना हो तो उसके लिए एक प्रोटीन का बनना ज़रूरी है। ये प्रोटीन कैसे बनता है, पहले डीएनए एक मैसेंजर आरएनए बनाता है, एमआरएनए, जो न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए का मैसेज लेके यहाँ सेल में आता है। इस एमआरएनए से आरएनए बनता है, आरआरएनए या एक सब टाइप ऑफ आरएनए। ये आरएनए प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये जब प्रोटीन बन जाता है तभी आपकी बॉडी में वो फीचर आता है, जैसे ब्लू आइज़ हो गया, लंबी हाइट हो गई, डार्क स्किन हो गया या लाइट स्किन हो गया। ये सारी प्रोसेस यहाँ पे होती है। तो अब हम करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं सेकेंड न्यूज़, जिसमें न्यूज़ ये है कि मेडिसिन 2024 का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। तो अभी रिसेंटली विक्टर एम्ब्रोस, इस साल विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन, इनको माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए एक नोबेल प्राइज़ मिला है। ये माइक्रो आरएनए क्या है, जैसे इसमें आपको न्यूज़ में याद क्या क्या रखना है। पहली बात तो ये माइक्रो आरएनए क्या है, दूसरा ये माइक्रो आरएनए इन्होंने किस में डिस्कवर किया है, और तीसरा ये किसने डिस्कवर किया है। तो इन दोनों ने, ये माइक्रो आरएनए एक ऑर्गेनिज्म है, एक बेसिकली वर्म है जिसका नाम है सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस। इसमें ये माइक्रो आरएनए डिस्कवर किया है। अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, इन्होंने बेसिकली बताया क्या है। अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर हमको ये कोई प्रोटीन बन रहा है डीएनए से, तो अगर हमको ये प्रोटीन बनने से रोकना है तो हमको डीएनए में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन इन दोनों ने बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम डीएनए में बिना चेंज करे भी प्रोटीन का टाइप जो है वो बदल सकते हैं या प्रोटीन का फॉर्मेशन होने से रोक सकते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं, उन्होंने ये देखा कि कुछ टाइप के कुछ छोटे छोटे आरएनए होते हैं, माइक्रो आरएनए, जो इसमें एमआरएनए में जाके अटैच हो जाते हैं एमआरएनए बनने के बाद, या आरआरएनए में जाके अटैच हो जाते हैं ये बनने के बाद, और ये आरआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होने ही नहीं देते। तो इसमें एक एडवांटेज क्या है, जैसे डीएनए में अगर हम कोई चेंज करते हैं तो वो बॉडी में परमानेंट हो जाता है, फिर उसके बाद आप उसको डीएनए को ठीक नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते वापस, वंस वी हैव मेड द चेंज इन डीएनए, जीन एडिटिंग करके। लेकिन अगर आप एमआरएनए या आरएनए को प्रोटीन बनाने से रोकते हो तो इस केस में आप डीएनए को बिना कुछ डैमेज या चेंज करे आप बॉडी में कोई भी नेगेटिव फीचर अगर आ रहा है तो उसको रोक सकते हो। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस।
ये बेसिकली एक नॉन कोडिंग आरएनए है। नॉन कोडिंग आरएनए मतलब ये कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता और ये जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेता है, मतलब ये प्रोटीन को बनने से रोक देता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन फ्यूचर इन ट्रीटिंग मेनी काइंड ऑफ डिसीजेस। देन उसके बाद आते हैं, ये बेसिकली हमको किस किस में हेल्प करेगा। पहला तो हमको सेल्यूलर डेवलपमेंट प्रोसेस, सेल की डेवलपमेंट की प्रोसेस को हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं वो समझने में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है ये बताने में। ऑन्कोजेनेसिस, कैंसर के ट्रीटमेंट में या कैंसर के सेल को ग्रो होने से रोकने में हमको हेल्प करेगा और डिसीज़ की डायग्नोसिस करने में हमको हेल्प करेगा। सो इतनी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है। देन उसके बाद आते हैं जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है जिसमें उन्होंने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब आधे जज एक साइड पे हैं और आधे जज दूसरे साइड पे हैं। तो उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप के ऊपर को ग्रो करने की परमिशन देने को लेकर उन्होंने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। तो अब हमको ये देखना है इसमें कि जीएम मस्टर्ड क्रॉप क्या है। जैसे हमने क्या देखा, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किसको बोलते हैं? जेनेटिक मॉडिफिकेशन मतलब जीन से एडिट हुआ किसी ऑर्गेनिज्म के जीन को जब हम एडिट कर देते हैं। जीन को एडिट करना मतलब जैसा कि मैंने बताया डीएनए को चेंज करना। तो जीन के एडिटिंग कर देते हैं जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के या डीएनए को, तो उसको बोलते हैं, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को या क्रॉप को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली कुछ टाइम पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, इन्होंने एक नई मस्टर्ड मतलब सरसों की एक नई वैरायटी डेवलप करी है उसका जीन एडिट करके, जिसमें हमको ये एडवांटेज मिलेगा कि उसमें पेस्ट का रेजिस्टेंस और ज़्यादा है। मतलब हमको इसमें पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब नहीं छिड़कने पड़ेंगे और वो पेस्ट से डील कर देगी अपनी दम पे ही। तो अब ये जीएम मस्टर्ड जो है, अब ये डेवलप तो कर ली, लेकिन अब ये खेतों में कब लग पाएगी? जब उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलेगा। गवर्नमेंट में किसका अप्रूवल चाहिए होता है? देयर इज़ एन एजेंसी कॉल्ड एज जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी, ये अप्रूव कर देती है। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो अपना क्लियरेंस देती है, और एक बार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अपना क्लियरेंस देती है तो फिर उसके बाद किसी जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को क्रॉप्स में एग्रीकल्चरल फील्ड में ग्रो किया जा सकता है। लेकिन उसमें कुछ कंसर्न होते हैं, जैसे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसके जीन्स एडिटेड हैं, डीएनए चेंज्ड हैं, तो कई लोगों का ऐसा डर है कि इस टाइप की क्रॉप को खाने से हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है या बायोडाइवर्सिटी या एनवायरनमेंट जो है उसको हार्म हो सकता है। तो अब ये जीएम मस्टर्ड क्रॉप जो डेवलप करी गई है, ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड जीएम फूड क्रॉप है। ये इंडिया ने खुद ने डेवलप करी है, बाहर से कोई फॉरेन कंपनी या फॉरेन कंट्री का कोई सपोर्ट नहीं है लिया है इसमें हमने। जैसे बीटी कॉटन जो हमने लिया था या डेवलप किया था या हम यूज़ करते हैं, वो हमने एक फॉरेन कंपनी से लिया था, वो उन्होंने डेवलप किया था। बट दिस जीएम मस्टर्ड क्रॉप जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, जिसका प्रोडक्ट यील्ड बहुत ज़्यादा है और जिसमें रेजिस्टेंस जो है पेस्ट का वो भी ज़्यादा है, ये हमने खुद ने डेवलप करी है। तो इसका नाम क्या है? ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप है, इसका नाम है DMH11। इसमें हमने 2 मस्टर्ड की वैरायटीज़ हैं, 2 सरसों के पेड़, अलग अलग स्पीशीज़ के पेड़ हैं, वरुण और ईस्ट यूरोपियन वैरायटी अर्दी हीरा, इन दोनों का हाइब्रिड बना के हमने ये DMH मस्टर्ड क्रॉप डेवलप करी है। तो इसमें हमने जो क्रॉस करा है, इसमें हमने कुछ जीन ऐड करे हैं। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस। ये बैक्टीरिया से हमने 2 जीन लिए हैं, बार्नीज और बार्नेस्टार, और इन जीन को ऐड करने के बाद हमने इन दोनों वैरायटीज़ को ब्रीड कराया है, जिससे जो नया हमको कहना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन प्लांट जो मिला इन दोनों को ब्रीड कराने के बाद, उसकी ईल्ड या प्रोडक्टिविटी इन दोनों स्पीशीज़ से बहुत ज़्यादा है। तो ये तो DMH11 जीएम मस्टर्ड क्रॉप है। और कौन सी जीएम क्रॉप्स हैं जो हमने अप्रूव करी हुई हैं कंट्री में यूज़ के लिए? तो इसमें एक बीटी कॉटन आता है, ये इंडिया की पहली नॉन फूड और अकेली अप्रूव्ड जीएम क्रॉप है। इंडिया में अकेली एक यही जीएम क्रॉप है जो अभी वाइड लेवल पे फील्ड में अप्लाई किया जाता है, लेकिन ये फूड क्रॉप नहीं है, खाने में इसको यूज़ नहीं किया जाता, तो इसलिए इसमें इतना ज़्यादा कंसर्न हमको नहीं लगा था। हम मेनली इसका टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए इसका ग्रो करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं।
तो ये जो है ये किस लिए इंट्रोड्यूस की गई थी, एक डिसीज़ होती है पिंक बॉलवर्म, इसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस बनाने के लिए कॉटन को ये स्पीशीज़ डेवलप की गई थी। 2009 में हमने एक और क्रॉप डेवलप करी थी, डेट इज़ बीटी ब्रिंजल, जिसमें हमने बैंगन का जीएम क्रॉप डेवलप करा था, लेकिन इसका भी कमर्शियल कल्टीवेशन जीईएसी ने अप्रूव तो कर दिया था, लेकिन इसको एनवायरनमेंटल कंसर्न और हमारी हेल्थ को इश्यूज़ को लेके, रिस्क को लेके इसको हमने इम्प्लीमेंट या फील्ड में लगाना अभी शुरू नहीं किया। बेनिफिट्स क्या हैं जीएम मेथड के एग्रीकल्चर में, एक तो ये ईल्ड बढ़ा देता है, दूसरा पेस्टिसाइड का यूजेज कम कर देता है, तीसरा न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देता है, और चौथा ये ड्रॉट के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, कम पानी में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, मतलब कौन कौन से लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं इसके कंजम्पशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 है, जिसके अंदर में जीएम फूड को आप इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, यूज़ या सेल नहीं कर सकते एफएसएसएआई के अप्रूवल के बिना। दूसरा होता है आरसीजीएम, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में एक कमिटी है, रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, जो जीएम ऑर्गेनिज्म के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से डील करती है। तीसरा स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी एसबीसीसी, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को जितने भी लोग जो हैं, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो उसको हैंडल कर रहे हैं, उनको सेफ्टी और कंट्रोल मेजर को रिव्यू करती है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या बेसिकली जीएम क्रॉप कहीं पे बिना परमिशन के लगाया तो नहीं जा रहा, उसको मॉनिटर और इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी है दैट इज़ जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये एक स्टैचूटरी कमेटी है जो 1989 में इस एक्ट के अंदर में बनाई गई थी, इस रूल्स के अंदर में, एंड ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में बनाई गई थी। इसकी ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जेनेटिकली इंजीनियर्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रपोजल्स आते हैं उनको रिव्यू करना, उनको अप्रेज करना और उनको अप्रूवल देना। फिर उसके बाद आते हैं, अब यहाँ से थोड़ी छोटी छोटी न्यूज़ आएंगी, अभी तक थोड़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ थी। तो इनमें सबसे पहले आती है हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। तो अब इसमें न्यूज़ क्या है, साउथ अफ्रीका जो है ये पहली कंट्री बन गई है हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग करने वाली। तो ये हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग क्या होती है, इसके अंदर में क्या किया जाता है, जैसे हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म लाइन सेल्स या जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स का मतलब ये हमारी बॉडी के रेगुलर सेल्स होते हैं, जैसे आपकी बॉडी में स्किन के सेल्स हो गए। अगर इसमें कोई चेंज किया जाता है तो वो आपके अगली जनरेशन जो बच्चे आएंगे उसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं जर्म लाइन सेल्स, जैसे कि मेल्स में स्पर्म हो गए, फीमेल्स में उनका एग हो गया, ये जर्म सेल्स कहलाते हैं। अगर आप इसमें कोई चेंज करेंगे तो उस केस में वो आपके नेक्स्ट जनरेशन बच्चे जो आएंगे वो चेंज उसमें भी देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें ये यहाँ पे बेसिकली साउथ अफ्रीका ने ये जो HHGG मेथड है, ये इसके अंदर में जर्मलाइन सेल्स जो हैं, स्पर्म, एग, एम्ब्रियो, इनमें भी चेंजेस करे हैं जो आने वाले टाइम में उनके बच्चों में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। इनका एप्लीकेशन क्या है, ये डिसीज़ प्रिवेंशन में हेल्प करेंगे। जैसे माँ बाप को कोई बीमारी है तो वो बच्चे को भी ना हो, तो उसके लिए आप माँ बाप के जीन्स को चेंज कर दोगे, सीमेन, स्पर्म, एग्स के। फिर उसके बाद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF होता है, ये उसमें टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा। कंसर्न क्या है, आप बेसिकली उन सेल्स से छिड़कानी कर रहे हो जिससे एक नेक्स्ट जनरेशन बनने वाली है, तो इसमें कुछ ऐसे भी कंसिक्वेंस आ सकते हैं जो आपने प्रेडिक्ट ना करे हो किसी भी छोटी सी मिस्टेक के कारण, और इससे एक सोसाइटल इम्पैक्ट भी आएगा। जैसे आगे चल के लोग परफेक्ट बेबी बनाने की डिमांड करेंगे जीन एडिटिंग करवा के, जिनको डिज़ाइनर बेबीज़ भी बोला जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है RNA एडिटिंग।
पहली बार एक आरएनए ह्यूमंस में आरएनए एडिटिंग का सक्सेसफुल क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। ये कंपनी है वेव लाइफ साइंस, इसने ये किया है। तो इसमें इन्होंने आरएनए एडिटिंग करके एक डिसीज़ होती है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, इसको इन्होंने ट्रीट किया है। अब आरएनए ट्रीटमेंट क्या है, आरएनए चेंज क्या है? जैसे अभी आपको याद हो, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि डीएनए में अगर कोई फॉल्ट हो तो हम CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी यूज़ करके डीएनए का वो पार्ट हटा के उसमें अच्छा वाला डीएनए या जो डीएनए हम चाहते हैं वो इसमें जीन जो है वो हम इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम डीएनए में कोई डिफरेंस या चेंज नहीं करना चाहते, तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मैसेंजर आरएनए में चेंज। आपको याद होगा मैंने बताया था कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन बनेगा वो डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी में क्या फीचर देखने के लिए मिलते हैं, और वो किसी में चेंज से भी मिल सकता है। जैसे आप इस प्रोटीन को बदलने के लिए डीएनए में भी चेंज कर सकते हो और एमआरएनए में भी चेंज कर सकते हो। ये वाली जो टेक्नोलॉजी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आरएनए एडिटिंग, इसमें डीएनए में कोई चेंज नहीं किया जाता, इसमें एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए में चेंज किया जाता है। इसके अंदर में क्या होता है, जैसे मैसेंजर आरएनए डिफेक्टिव हो तो हम एक कॉम्प्लेक्स होता है ADR कॉम्प्लेक्स, इसमें गाइड आरएनए अटैच करते हैं। गाइड आरएनए का काम होता है मेनली मैसेंजर आरएनए में जो डिफेक्टिव पोर्शन है उसकी पहचान करना। तो ये गाइड आरएनए और ADAR सिस्टम मिलके एमआरएनए से अटैच होते हैं। फिर उसके बाद एमआरएनए का ये जो डिफेक्टिव पार्ट है, जैसे ये वाला जो डिफेक्टिव पार्ट है, वो उसको उससे अटैच करके खींच के निकाल लेते हैं, और फिर ये मैसेंजर आरएनए एडिट होके और फिर जो नया टाइप का प्रोटीन है वो बनाता है जो डिफेक्टिव या डिसीज ना हो या कोई ऐसा फीचर प्रोड्यूस ना करे बॉडी में जो हमको नहीं चाहिए हो। तो ये कहलाती है आरएनए एडिटिंग टेक्निक। इस न्यूज़ में बस इतना ही आपको याद रखना है। प्लीज़ डोंट रन बिहाइंड दिस मेथड, लाइक नेम ऑफ द मेथड एंड द टेक्निक्स ऑफ इट और द डीप टेक्नोलॉजी ऑफ इट, लाइक एडिनोसिन डीएमएनएस एक्टिंग ऑन आरएनए। सिर्फ फुल फॉर्म में याद रखेंगे, दैट विल बी गुड इनफ। उसके बाद आती है नेक्स्ट न्यूज़, आरएनए और डीएनए एडिटिंग में क्या डिफरेंस होता है, आपको ये एक बार रीड करना है, मैंने आपको ये जस्ट अभी एक्सप्लेन करा है। इसके बाद आती है ब्रिज रिकॉम्बिनेस मैकेनिज्म, BRM। साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली एक नया नेचुरली एग्जिस्टिंग डीएनए एडिटिंग टूल ढूंढा है। ये नेचुरली एग्जिस्टिंग डीएनए एडिटिंग टूल का मतलब क्या है, जैसे आपको याद होगा अभी हमने ऊपर से जितने भी जेनेटिक एडिटिंग या जीन एडिटिंग की प्रोसेस पढ़ी, उसमें हम बाहर से कोई एक सिस्टम या कॉम्प्लेक्स भेजते थे। जैसे हमने जब Cas9 की बात करी थी, CRISPR-Cas9, तो हम वहाँ पे Cas9 सिस्टम बाहर से भेजते थे सेल के अंदर, वो डीएनए को कट करके और फिर एक नया डीएनए यहाँ पे अटैच करता था। लेकिन एक मज़े की बात या एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे डीएनए में ऑलरेडी एक छोटे छोटे कुछ पोर्शंस होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी होती है अपने ही डीएनए को एडिट करने की, ये बाहर से हमको डालने नहीं होते। तो ये जो छोटे छोटे डीएनए के पार्ट्स हैं, ये जो मूव कर सकते हैं डीएनए में कहीं पे भी कहीं से, जैसे ये वाला पोर्शन एक प्लेस से उठ के यहाँ दूसरे प्लेस पे जा सकता है। दीज काइंड ऑफ mobile genes, these mobile genes which can move from one place to another in the DNA are called as jumping gene। और ये जंपिंग जीन जो है ये एक मैकेनिज्म यूज़ करते हैं डीएनए को एडिट करने का, जिसको बोलते हैं ब्रिज रिकॉम्बिनेस मैकेनिज्म। अब इसमें आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, मैं आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई कैसा, जैसे इसमें ये प्रोसेस क्या होती है, तो ये एक डीएनए का जो सेगमेंट है जो एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा सकता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये जो जंपिंग जीन है, ये जंपिंग जीन का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ से अलग होके इससे एक ब्रिज बना लेता है, यहाँ पे अटैच हो जाता है, और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा जीन इससे उठ के यहाँ शिफ्ट हो जाता है, वाइल द डीएनए इज अटैच टू ईच अदर। जब ये जीन, ये ऑरेंज वाला जीन उठ के यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो वो जो आरएनए था, छोटा सा टुकड़ा निकला था डीएनए का, जो इसको इससे बाइंड करके अटैच करके रखा हुआ था, ब्रिज बना के रखा हुआ था जिसने, वो वापस अलग हो जाता है और ये डीएनए नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जीन उस ब्रिज की हेल्प से यहाँ से उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो गया, या एक कॉपी उसने बना ली, और ये पूरा का पूरा डीएनए एडिट हो गया। तो फ्यूचर में हम चाहते हैं कि हम बाहर से कोई चीज़ ना भेजें सेल में, क्योंकि सेल में बाहर से कोई चीज़ भेजने में थोड़ी रिस्क होती है, प्लस हमको 100% एक्यूरेसी वहाँ पे नहीं मिलती। लेकिन ये जो जंपिंग जीन है, ये जो जीन में या डीएनए में एडिटिंग करते हैं, ये एक्सट्रीमली एक्यूरेट होती है, नियरली ऑल टुगेदर
99.9% अप टू एक्यूरेट होती है। सो आगे चल के अगर हम किसी तरीके से इस मैकेनिज़्म को यूज़ कर पाते हैं डीएनए को एडिट करने के लिए, तो हमारे डीएनए के डिफेक्टिव होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। उस शिफ्टिंग की प्रोसेस में किसी भी इशू आने में चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो दिस इज़ ब्रिज रिकॉम्बिनेंस मैकेनिज़्म। इसके बाद आता है वन डे वन जीनोम प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल बीआरआईसी ने बीआरआईसी के फर्स्ट फाउंडेशन डे पे वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके अंदर में ये क्या करेंगे, ये माइक्रोबियल जीनोम जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, इन सब के जीनोम जो हैं उनके एक एक जीनोम को, इनके बहुत सारे जीनोम होते हैं, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग जीनोम होते हैं। वी हैव अ काउंटलेस नंबर ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी विच वी नो अबाउट। सो ये एक एक बैक्टीरिया या एक एक माइक्रोब के फुल डीएनए को पब्लिकली उसका जो डाटा है वो रिलीज़ करेंगे रोज़, ताकि वो रिसर्चर्स जो है उनको स्टडी कर पाएँ और ये नए नए इनोवेशन या नई नई डिस्कवरीज और कर पाएँ। तो इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें होगी, एक तो कंट्री में इनोवेशन बढ़ेगा जीन एडिटिंग की फील्ड में, और दूसरा ये हमारी जो यूनिक बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं जो हमारी कंट्री में मिलती हैं उसको हाईलाइट करने में हेल्प करेगा कि वी हैव सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ यूनिक बैक्टीरियल स्पीशीज़ अक्रॉस आवर कंट्री। इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों ये माइक्रोब्स को पढ़ना चाहते हैं। एक तो ये माइक्रोब्स में डीएनए कैसे काम करते हैं, माइक्रोब्स हमको इन्फेक्शन कैसे करते हैं अपने डीएनए को यूज़ करके, हमको ये समझ में आएगा। इससे ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगा। दूसरा, ये बायोटेक की एप्लीकेशंस को और प्रेसाइज और एक्यूरेट बनाने में हेल्प करेगा। जैसे हम माइक्रोब्स के जीन्स को समझेंगे तो आगे चल के हम उनसे कुछ केमिकल प्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसे बायोफ्यूल। तीसरा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे वन ऑफ अ वेरी गुड एग्जांपल इज इडियोनेला सकाइनेंसिस। ये बेसिकली ऐसा एंजाइम बनाता है जो पीईटी प्लास्टिक, आप जो कोका कोला, थम्स अप वगैरह पीते हैं, ये उसकी जो बॉटल होती है वो पीईटी प्लास्टिक की बनी होती है। तो ये इडियोनेला सकाइनेंसिस ऐसे एंजाइम बनाता है जो ये पीईटी प्लास्टिक को डिग्रेड करता है। इससे हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। तो हम इसके डीएनए को अगर स्टडी करेंगे तो हम आगे चल के ऐसे जीन्स डेवलप कर सकते हैं जो ये प्लास्टिक को डिग्रेड करने में और फास्ट डिग्रेड करने में हमको हेल्प करेगा। चौथा, ये डिसीज़ मैनेजमेंट में हमको हेल्प करेगा। जैसे माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी की डिसीज़ कॉज करता है, उसके डीएनए को हम अगर और अच्छे से समझते हैं तो ये ड्रग स्ट्रेस्टेड नए नए जो टीबी के फॉर्म आ रहे हैं जिसमें दवाइयाँ भी उन पर असर नहीं करती, उनसे डील करने में हमको हेल्प करेगा। और पांचवा, एग्रीकल्चरल फील्ड में हमको हेल्प करेगा, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में, नाइट्रोजन फिक्सेशन इंप्रूव करके, इन सब में। अब कुछ अदर डेवलपमेंट देख लेते हैं। और भी कुछ नए नए डेवलपमेंट हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। जैसे IISc जो है, इनके जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने की एक नई प्रोसेस डेवलप करी है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होते हैं, ये वो प्रोटीन होते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक एडिटिंग, जीन एडिटिंग टेक्निक्स को यूज़ करके नए जीन्स डेवलप करके आर्टिफिशियली जो नए नए प्रोटीन्स बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है। सो ये मॉडिफाइड और मैनिपुलेटेड प्रोटीन्स होते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनाए जाते हैं। आरडीएनए क्या होता है, ये एक आर्टिफिशियली मेड डीएनए स्ट्रैंड है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा अलग डीएनए के मॉलिक्यूल्स को मर्ज करके और एक नया डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उससे हम एक नए टाइप का आरएनए बना के नए टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस कराते हैं। और ऐसा प्रोटीन जो बनता है जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो ये आगे चल के हमको हमारी बॉडीज़ के कई टाइप के केमिकल्स या बॉडीज़, सेल बॉडीज़ बनाने में हेल्प करेगा। जैसे रिकॉम्बिनेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स का ही टाइप होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये पर्टिकुलरली हमारी बॉडी में, आपको पता होगा, कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील करने में हेल्प करती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ उनको बोलते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की कैपेसिटी रखती हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आगे चल के हमको बैक्टीरियल, वायरल और मैमेलियन जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनसे डील करने में हेल्प करेगा। इनके की एप्लीकेशन क्या हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के, ये नई नई थेरेपीज़ डेवलप करने में हेल्प करेगा, ये नई नई वेक्टर वैक्सीन डेवलप करने में हेल्प करेगा, ये एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ होगा जहाँ पे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं उनको और बेटर बना सकते हैं, और एनवायरनमेंटल यूज़, ये बायो रिमीडिएशन में हेल्प करेगा, मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन करने में यूज़ करेगा, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम एनवायरनमेंट को क्लीन और ज़्यादा फास्ट या और अच्छे से करेंगे। देन उसके बाद आता है
टेमिस टेमिसेप्ट्रेस ओब्लांक्सियोलेट, ये एक ट्री का नाम है, बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नाम है। जनरल नेम क्या है? फर्न। सो ये एक ट्री है, ये एक फर्न नाम का एक ट्री होता है। हमने एक नया रिसर्च किया है, नई रिसर्च करी है, जिसमें हमको ये मिला है कि फर्न की एक स्पीशीज़, ट्री की एक स्पीशीज़ होती है जिसका वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट जीनोम अभी हमको देखने के लिए मिला है। तो जीनोम क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। टोटल जीन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, या टोटल जो फुल लेंथ पूरे डीएनए की हमारी जो होती है, इसको बोलते हैं जीनोम। तो अब जीनोम की लेंथ कैसे डिसाइड होती है, मैंने पहले भी बताया था। जितने बेस होंगे ATGC, ये जितने बेस होंगे उतना ही बड़ा डीएनए होगा। तो अभी हमने एक रिसर्च में हमको पता चला कि एक फोर्क फर्न नाम का ट्री है, उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा हमको सबसे बड़ा जीनोम देखने के लिए मिला है। इसमें हमको 160 बिलियन बेस पेयर्स देखने के लिए मिले हैं। बेस पेयर क्या होता है, मैंने फिर से बताया था। A और T, ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बेस पेयर है। सिमिलरली C और G, ये एक बेस पेयर है। तो ऐसे कर करके 160 बिलियन बेस पेयर्स हमको इस ट्री में मिले हैं, जो ह्यूमन जीनोम से 50 टाइम्स ज़्यादा है। ये जो फर्न का ट्री है, ये पुराने एक ग्रुप होते थे, पुराने टाइप के, मतलब एंशियंट टाइम में एक पुराने टाइप के प्लांट्स हमको मिलते थे, उनकी कैटेगरी में आते हैं। ये डायनासोर से भी पहले जो है इस दुनिया में आए थे। उसके बाद हमारी न्यूज़ आती है डीएनए रिपेयर की। रिसेंटली अभी साइंटिस्ट ने एक नया टारगेट जो है वो डिस्कवर किया है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, जो कैंसर सेल्स यूज़ करते हैं डीएनए रिपेयर के लिए। कैंसर सेल्स क्या होते हैं? एक सेल जो अनलिमिटेडली, लिमिटलेसली ग्रो होता रहता है, इसको बोलते हैं कैंसर सेल। एवरी टाइम अ कैंसर सेल डिवाइड, उसका डीएनए में कुछ डैमेज आता है, लेकिन ये फिर भी जो है आगे ग्रो करते जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि इनका डीएनए रिपेयर होता जाता है। तो अभी साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि कैसे ये अपने आप को रिपेयर करते हैं। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि वहाँ पे उनको एक नया एंजाइम होता है। कैंसर सेल्स जो होते हैं वो एक एंजाइम का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं TDP1। ये TDP1 जो है ये डीएनए डैमेज को रिपेयर करने में हेल्प करता है, जो कीमोथेरेपी ड्रग्स कॉज करती हैं, जैसे कि कैम्प्थोथिसिन, जिससे ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो हम जब कैंसर में कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज़ करते हैं तो उससे कैंसर सेल्स को जो डैमेज होता है उसको वो इस एंजाइम को यूज़ करके रिपेयर कर लेते हैं और फिर दोबारा से कैंसर को स्प्रेड करने लगते हैं। अब चूंकि हमको ये पता चल गया कि एंजाइम ह्यूमंस में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है और ये डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है,
तो हम आगे चल के कैंसर के ट्रीटमेंट में इस एंजाइम को कैसे ब्लॉक किया जाता है इस पे काम करेंगे, ताकि आगे चल के हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर पाएँ। इसके बाद आती है एक न्यूज़, प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल ISDRA 2TNPB। ये ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्होंने अभी रिसेंटली एक नया मिनिएचर प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल डेवलप करा है। ये TNPB प्रोटीन्स जो हैं ये एवोल्यूशनरी एंसेस्टर माने जाते हैं Cas12 न्यूक्लियस के। तो अब ये पॉइंट ये बोल रहा है, ये जो जीनोम एडिटिंग टूल है, जीनोम एडिटिंग टूल मतलब दिस एंजाइम या दिस टूल हैज़ द कैपेसिटी टू एडिट जीन्स इन द प्लांट्स। तो ये एक बैक्टीरिया से हमने डिराइव किया है जिसका नाम है डाइनोकोकस रेडियोडुरांस। ये एक जंपिंग जीन से बिलोंग करने वाला, की फैमिली से बिलोंग करने वाला एक जीन है। जंपिंग जीन मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे DNA के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है एक पॉइंट से उठ के दूसरे पॉइंट पर चले जाने की और DNA को एडिट कर लेने की। तो सिग्निफिकेंस ये है कि आगे चल के जब हमने इसको डिस्कवर कर लिया तो आगे चल के हम ये फ्यूजन प्रोटीन बनाने में यूज़ करेंगे, जिसमें हम बेसिकली नए नए प्रोटीन डेवलप करने के लिए इन जीन्स का यूज़ कर सकते हैं, जो प्लांट में नए फीचर्स हमको ला के दे सकता है। इसके बाद आता है एक्सोसोम। तो अभी रिसेंटली एक नया प्लेटफॉर्म, जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया है सेफ एक्सोकेस9। किसने? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने। तो अभी सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्सोसोम क्या होते हैं। एक्सोसोम बेसिकली कुछ नेचुरली अक्रिंग वेसिकल्स होते हैं जो बेसिकली जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि वो ड्रग की डिलीवरी कर पाएँ। वेसिकल्स का मतलब क्या होता है? वेसिकल्स का मतलब होता है कि ये सेल के बाहर रहने वाले कुछ नेचुरल से जीने वाले कुछ कंपोनेंट्स या सेल्स होते हैं या बेसिकली ऑर्गेनलीज होती है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो फ्रीली ईजिली मूव करते हैं सेल के आसपास। तो आगे अगर हम इसको मैनिपुलेट करने की कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमको बॉडी के इस पार्ट में कोई ड्रग की डिलीवरी कराना हो, एग्जैक्टली यहाँ के सेल्स को ही, तो हम उनको ये इंजेक्ट कर देंगे एक्सोसोम्स, और वो एग्जैक्टली उसी सेल पे जाके डिलीवरी करेगा ड्रग की जिस सेल को इसकी ज़रूरत है। सो दीज आर कॉल्ड एज एक्सोसोम्स। इसके बाद आते हैं जीन थेरेपी पे। ये जीन थेरेपी सेकेंड पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। बेसिकली what we study in gene therapy is how we can use genes to cure a disease। हम जीन्स का यूज़ किसी डिसीज़ को क्योर करने में कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, जैसे जीन थेरेपी के कितने टाइप्स होते हैं, एक जर्मनाइन जीन थेरेपी और एक सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। जर्मनाइन जीन थेरेपी में बेसिकली एग या स्पर्म के जीन को एडिट किया जाता है ताकि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो सके सेम फीचर। और सोमेटिक सेल जीन थेरेपी में हम करंट जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन है उसके उन सेल्स को जीन या DNA को अल्टर करते हैं जो इसी जनरेशन में रहेंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होंगे। तो ये सोमेटिक सेल जीन थेरेपी कहलाता है। तो अब इसमें थेरेपीज़ के कुछ नाम पढ़ना है हमको। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी आती है कार टी सेल थेरेपी। ये भी रिसेंटली इंडिया ने डेवलप करी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है इसको, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। देखिए बात क्या होती है, जैसे ये नेक्स्ट कार टी सेल थेरेपी जो है ये किसने डेवलप करी है? पहले तो ये IIT बॉम्बे ने डेवलप करी है। इसमें प्रोसेस क्या होती है, ये कार टी सेल थेरेपी, टी सेल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, हमारी इम्यूनिटी में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी बड़े अटैकर को, हमारी बॉडी पे किसी बड़े ऑर्गेनिज्म या बड़े किसी प्रोसेस ने अटैक करा है जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, तो उसमें टी सेल जो होते हैं वो उन सेल्स को जाके डायरेक्टली क्लिक करते हैं। जैसे कि कैंसर सेल हो गए, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए जिसको हमारी एंटीबॉडीज़ किल नहीं कर पा रही, तो इनको टी सेल जाके किल करते हैं। अब ये IIT बॉम्बे ने क्या किया है, IIT बॉम्बे ने कुछ नए टाइप के टी सेल डेवलप करे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड टी सेल डेवलप करे हैं जो सीधे कैंसर के सेल्स को जाके मारेंगे। जैसे प्रॉब्लम क्या होती है, अभी कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो हमारी नॉर्मल बॉडी के सेल्स की तरह दिखते हैं। तो जब किसी बॉडी के पार्ट में कैंसर हो रहा होता है, तो जब हमारे टी सेल वहाँ पे उसको, मतलब जो भी प्रॉब्लम कर रहा है, जो सेल प्रॉब्लम कर रहा है उसको किल करने जाते हैं, तो उनको वहाँ पे समझ में नहीं आता कि नॉर्मल सेल कौन से हैं और कैंसर सेल कौन से हैं, और वो दोनों टाइप के सेल को किल करने लगते हैं। इससे उस बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग भी इफेक्ट होने लगती है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इसमें जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया है टी सेल का,
इसके अंदर में अगर किसी पर्सन को ब्लड का कैंसर होता है तो ब्लड के कैंसर के केस में ये टी सेल जो हैं ये सीधे उन कैंसर वाले ब्लड सेल को ही क्लिक करेंगे और जो नॉर्मल वाले ब्लड सेल हैं उसको किल नहीं करेंगे। इससे सिलेक्टिव ट्रीटमेंट होगा और आपका कैंसर भी ट्रीट हो जाएगा और आपकी बॉडी के नॉर्मल प्रोसेस भी जो है वो इफेक्ट नहीं होगी। सो दिस इज़ कार टी सेल थेरेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है जो आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद आता है स्टेम सेल। इसमें न्यूज़ क्या है, पहली बार एक टाइप 1 डायबिटिक वुमेन को उसकी बॉडी के ही सेल्स यूज़ करके, स्टेम सेल्स यूज़ करके उसको ट्रीट किया गया है, डायबिटीज़ उसकी ठीक की गई है। तो पहली बात तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए था। तो अब ये टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ होता क्या है, आपकी बॉडी में शुगर का बढ़ जाना। ये शुगर क्यों बढ़ती है, क्योंकि आपके ब्लड से शुगर जो है आपके ब्लड से निकल के आपके सेल्स में जाना चाहिए, और ये ब्लड से सेल्स में ले जाने का काम कौन करता है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन हार्मोन बनता है पेनक्रियास में। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है। एक डायबिटीज़ होती है टाइप 1 जिसमें पेनक्रियास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं बनाता, और जब ब्लड में इंसुलिन कम होता है तो वो ब्लड से ग्लूकोज निकाल के या शुगर निकाल के सेल्स में जब टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जिसमें इंसुलिन तो बराबर बनता है, लेकिन ये जो सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स जो हैं, ये इंसुलिन को पहचान नहीं पाते। तो इससे क्या होता है कि इंसुलिन ब्लड में से शुगर निकाल के सेल के अंदर तक नहीं ले जा पाता, क्योंकि सेल इंसुलिन को ब्लॉक कर देता है। तो अब ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं बन पाता, इसके लिए यहाँ पे एक ट्रीटमेंट किया गया था जिसमें एक वुमेन के स्टेम सेल्स निकाल के और उससे इंसुलिन बनवाने की कोशिश की गई थी, उसका बोन ट्रांसप्लांट करके। तो यहाँ पे ये स्टेम सेल से उसका ट्रीटमेंट, मतलब उसके जो नए सेल्स बने, ये जो स्टेम सेल्स उसकी बॉडी में डाले गए, उससे इंसुलिन का प्रोडक्शन उसका होने लगा नॉर्मल, और फिर उसकी शुगर जो है वो ख़त्म होने लगी, तो ये शुगर ट्रीट हो गई। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टेम सेल क्या होते हैं। स्टेम सेल वो होते हैं जो बॉडी में किसी भी टाइप का कोई सेल बना सकते हैं। इनकी एक कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी भी स्पेशल टाइप के सेल को, बॉडी के किसी भी स्पेशल टाइप के सेल को बना देते हैं। स्टेम सेल नॉर्मली किसी टाइप के नहीं होते, किसी स्पेसिफिक टाइप के नहीं होते, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है तो बॉडी में जिस भी जगह जिस टाइप के सेल बनाने की ज़रूरत है, ये जाके उस सेल को बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्टेम सेल अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में मसल में कोई सेल है, उसकी डेथ हो गई, तो ये स्टेम सेल निकल के यहाँ पे मसल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेम सेल वो यूनिक सेल होते हैं जो बॉडी में किसी भी टाइप का सेल बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। ये स्टेम सेल जो होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए और पता भी होना चाहिए। इसमें सबसे पहले होते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल। टोटीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं, ये वो स्टेम सेल होते हैं जो पूरी की पूरे ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, मतलब ये एक सिंगल सेल से स्टार्ट करके पूरी बॉडी बना सकते हैं, मतलब एक ह्यूमन बीइंग तैयार कर सकते हैं। दूसरे होते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो होते हैं ये पर्टिकुलर किसी सिस्टम के ही सेल बना सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स बना सकते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम के सेल बना सकते हैं, ये पूरा ऑर्गन नहीं बना सकते। तीसरे होते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं, ये वो सेल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गन को ही बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये सिर्फ लीवर के ही सेल्स बना सकते हैं, लीवर के अलावा और किसी ऑर्गन के सेल्स नहीं बना सकते। उसके बाद होते हैं ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल। ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल वो होते हैं जो कोई पर्टिकुलर टाइप के ग्रुप का ही सेल बना सकता है। जैसे लीवर के अंदर में भी जो सेल सिर्फ बाइल बनाते हैं, जो 2-3 टाइप के सेल जो सिर्फ बाइल बनाते हैं, ये सिर्फ वो ही बना सकते हैं 2-3 टाइप के सेल। और फिर लास्ट में आता है यूनिपोटेंट स्टेम सेल। ये वो सेल होते हैं जो कोई एक सिंगल टाइप का सेल ही बना सकते हैं, जैसे ये सिर्फ मसल का सेल बना सकते हैं, या फिर लीवर में भी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, तो लीवर में भी कोई स्पेसिफिक एक टाइप का सेल जो बाइल बना सकता है, सिंगल टाइप का बाइल बनाने वाला सेल, ये सिर्फ वही बना सकते हैं। तो ये 5 टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आती है न्यूज़ ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी। तो अभी रिसेंटली ये ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी जो है हम ऐसा मान के चल रहे हैं ये हमारी बायो E3 पॉलिसी को जो है बूस्ट कर सकता है। ये बायो E3 पॉलिसी क्या है ये मैं आपको अभी नीचे डिटेल में बताऊंगा, बट अभी यहाँ पे बताने की चीज़ ये है कि ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी क्या होती है। ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी जो होती है बेसिकली एक छोटी सी चिप होती है। उस चिप में हम बेसिकली, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं,
और ये छोटे छोटे होल में कुछ मेम्ब्रेन लगी होती है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये किसी पर्टिकुलर टाइप के सेल को सपोर्ट कर सकती है। जैसे मान लीजिए ये वाला जो होल है छोटा सा, इसमें हार्ट के सेल लगे हुए हैं, ये वाला जो होल है छोटा सा, इसमें किडनी के सेल लगे हुए हैं, ये वाला जो होल है छोटा सा, इसमें आइस के सेल लगे हुए हैं। ऐसे इसमें मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होते हैं, और ये मल्टीपल कंपार्टमेंट्स जो होते हैं ये पूरे पूरे चैनल से कनेक्ट होते हैं, ये ट्यूब से कनेक्ट होते हैं। ये ट्यूब बेसिकली हमारा एक जो फ्लूइड होता है, मतलब जैसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है और वो हार्ट को लीवर से, लीवर को किडनी से कनेक्ट करता है, उसी तरह से ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड ये अलग अलग पोर्शंस को कनेक्ट करता है। तो अब इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं कोई एक नई दवाई है, उसके इफ़ेक्ट बॉडी पे चेक करना चाहता हूँ, तो अब मुझे किसी ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चिप में ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड में वो दवाई डाल सकता हूँ, और ये फ्लूइड हार्ट के सेल पे क्या इम्पेक्ट कर रही है, किडनी के सेल पे क्या इम्पेक्ट कर रही है, लंग्स के सेल पे क्या इम्पेक्ट कर रही है, देन उसके बाद ये आई के सेल पे क्या इम्पेक्ट कर रही है, ये सब एक बार में बताएगा। और ये चिप पे ही मैं पूरी डिटेल्ड स्टडी कर सकता हूँ, जिससे मेरे जो रिज़ल्ट रहेंगे वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में तो मैं अंदर झाँक के नहीं देख सकता कि उसमें अंदर दवाई से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे क्लियरली सब कुछ विजुअलाइज होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी। तो अभी गवर्नमेंट इस ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है, ठीक है। इसके अंदर में स्टेप्स क्या क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए? पहला, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स जो 2019 जो है उसमें अमेंडमेंट किया है, जिसमें ह्यूमन ऑर्गन ऑन चिप्स को यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, एक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट निकाला है, ये 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। इसके अंदर में ये जीनोम का, ह्यूमंस के जीनोम का पूरा डाटाबेस बना रहे हैं। तीसरा, एक इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें ह्यूमन इंडियंस का जो लाइफ साइंस डाटा है, ह्यूमन बॉडी का जो डाटा है, उसकी पूरी एक नेशनल रिपोजिटरी रहेगी, और ये रिसर्चर्स को अवेलेबल रहेगी ताकि वो नई ड्रग्स का डेवलपमेंट कर पाएँ, नई थेरेपीज़ का। चौथा, फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये CSIR चला रहा है, जिसके अंदर में ये जितने भी हमारी बॉडी में, मतलब इंडियंस में जितने भी टाइप के सेल्स, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज़, जितनी वेराइटीज़ मिलती हैं विजुअलाइज होने वाली, उन सबको ये स्टडी करके उसका पूरा एक डाटा बनाएगा। तो ये ऑर्गन ऑन चिप, ये बेसिकली इन सब के इम्प्लीमेंटेशन से इसको ऑर्गन ऑन चिप प्रोजेक्ट को और फास्ट चलाने में हमको हेल्प मिलेगी। तो ये प्रोजेक्ट याद रखिएगा, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये याद रखिएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देन उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी रिसेंटली रिसर्चर्स ने पार्किंसन डिसीज़ नाम की एक डिसीज़ है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करता है उसको स्टडी किया है। पार्किंसन डिसीज़ क्या है? पार्किंसन डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जिसमें बेसिकली ब्रेन सेल्स जो होते हैं उनकी डेथ होने लगती है और मेमोरी का लॉस होने लगता है। ये जनरली ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। तो ये पार्किंसंस डिसीज़ जो है, इसके अंदर में रिसर्चर्स को एक बात पता चली कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ब्रेन के सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद करने लगते हैं। इसके कारण से ब्रेन के सेल्स जो हैं उनकी डेथ होने लगती है। तो अब इन्होंने बेसिकली रिसर्चर्स ने एक चीज़ फाइंड आउट करी है कि अगर हम, एक प्रोटीन होता है DRP प्रोटीन, ये DRP प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को या माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को रोकने का काम करता है। तो अगर हम इसके प्रोटीन के एक्टिविटी को रोक लें तो हम पार्किंसन डिसीज़ को ही ट्रीट कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है इन जनरल? जैसे हमारा जो सेल होता है, उस सेल के अंदर हमने बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे एक मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस,
उसी तरह का एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ये सेल का रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है और उसमें एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो एनर्जी जिस फॉर्म में रिलीज़ करता है उसको बोलते हैं एटीपी, और ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड को डाइजेस्ट करके, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये याद रखिएगा। द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इन दिस इज कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का एक डीएनए भी होता है, सर्कुलर डीएनए, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी बोला जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एमटीडीएनए बोला जाता है इसको शॉर्ट में, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है यूनिफाइड जीनोमिक चिप। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अभी एक यूनिफाइड जीनोमिक चिप लॉन्च करी है और इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है लाइव स्टॉक सेक्टर के बेनिफिट के लिए। तो अब ये यूनिफाइड जीनोमिक चिप क्या है, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे इंडिया में आपको पता है गायों की, कैटल्स की कई टाइप की ब्रीड मिलती हैं, कई टाइप की वैरायटीज़ मिलती हैं, और ये वैरायटीज़ जो होती हैं इनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी, इनका डिसीज़ रेजिस्टेंस सबका वेरी करता है। तो अब ये जो चिप बनाई जा रही है यूनिफाइड जीनोमिक चिप, ये जितनी भी टाइप की इंडिया में वैरायटीज़ मिलती हैं, काऊ, बफेलो, कैटल, इन सब की, उनका एक बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव जेनेटिक डाटा रहेगा। इस चिप में जितनी अलग अलग वैरायटीज़ मिलती हैं उनके जीन में जो डिफरेंसेस हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। कई बार जीन एक रिलेटिवली एक क्लोजली रिलेटेड का कैटल की स्पीशीज़ जो है उनमें प्रोडक्टिविटी में बहुत हाई डिफरेंस होता है, क्योंकि उनमें एक या दो डीएनए के बेस पेयर्स में डिफरेंस होता है, और ये डीएनए का छोटा सा जो डिफरेंस है दो कैटल की स्पीशीज़ में, वो उनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस ला देता है। तो अब हमने ये जितनी भी कैटल्स हैं, जितनी भी वैरायटीज़ मिलती हैं हमारी कैटल की, उनको इनके डीएनए और जीन को स्टडी किया और उनके डीएनए को पूरी जो डाटा है उसको एक चिप में स्टोर किया है, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड जीनोमिक चिप। तो ये चिप जो है आगे चल के हमको इंडियन कैटल ब्रीड्स की इवेल्युएशन में हेल्प करेगी, और कौन सी दो कैटल की वैरायटीज़ को ब्रीड कराना है ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी, ताकि जो नया चाइल्ड आए, जो नया बेसिकली ऑफ स्प्रिंग आए या बेबी आए नया कैटल का, वो बहुत ही हाई यील्डिंग हो, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो। ये चिप जो है इसके दो वेरिएंट है। कैटल के लिए इसका नाम है गौ चिप, और बफेलोस के लिए जो निकाली गई है दैट इज़ महेश चिप। ये डेवलप किसने करी है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है दैट इज सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी। ये जेंडर सेलेक्टेड सीमेन है। बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गाय के बच्चे होते हैं, बछड़े होते हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स चाहते हैं और एक लिमिटेड नंबर्स तक मेल चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, जो हम सीमेन लाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, जो हम सीमेन लाते हैं बुल का, उस सीमेन में 50% मेल जीन होते हैं, या मेल कहना चाहिए सेल्स होते हैं, और 50% फीमेल के डीएनए होते हैं। मतलब द चांसेस ऑफ अ मेल एंड फीमेल कार्ब्स या फीमेल चाइल्ड इज बेबी इज इक्वल, हैपनिंग इज इक्वल आफ्टर इंसेमिनेशन। हम क्या चाहते हैं, जब हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करें, मतलब गाय को जब हम इंजेक्शन दें सीमेन का, तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल का प्रोड्यूस हो, ताकि हम मिल्क का प्रोडक्शन और बढ़ा सकें। तो वहाँ पे अभी जेंडर सेलेक्टेड सीमेन या सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी। इसके अंदर में 90% एक्यूरेसी रहेगी कि फीमेल कार्ब्स ही जो है वो पैदा हों। तो इसमें जो फीमेल का जो जीन है, फीमेल जीन जो हैं, फीमेल सेल्स जो हैं, वो ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू सीमेन में, एज़ कम्पेयर टू मेल। तो उससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल कार्ब्स देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद आता है बायो E3 पॉलिसी, दैट इज़ बायो टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली बायो E3 पॉलिसी जो है वो अप्रूव करी है, जिसका मेन एम है फॉस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल डेवलप कर रहे हैं जीन एडिटिंग करके, जिन प्रिसीजन के साथ, जिनसे इनसे जो प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्ट ये बनाते हैं उसका प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मेन एम क्या है हमारा, ये टेक्नोलॉजी को या ये प्रोसेस को यूज़ करके हमारी जो बायो इकोनॉमी है उसको $300 बिलियन तक का
का इसका इकोनॉमी या बिजनेस खड़ा करना। बायो इकोनॉमी क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्शन, यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग related knowledge, science, technology and innovation to provide information, product, process and service to all economic sectors। बेसिकली बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करके जब आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हो जिसका सारे इकोनॉमिक एक्टर्स में यूज़ किया जा सकता है तो उसको बोला जाता है बायो इकोनॉमी। तो इसके फीचर्स क्या हैं? इसके फीचर्स ये हैं कि हम 6 एरियाज़ में बायो मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करना चाहते हैं 6 इकोनॉमिक सेक्टर्स में। पहला तो हम बायोलॉजिकल बेस्ड केमिकल्स और एंजाइम्स बनाना चाहते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जा सकें। दूसरा, हम फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन्स बनाना चाहते हैं। फंक्शनल फूड का मतलब होता है ऐसे फूड जिनका न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत हाई हो, और स्मार्ट प्रोटीन का मतलब होता है वेज सोर्सेज से बनाया जाने वाला प्रोटीन, नॉन वेज सोर्सेज से आने वाला प्रोटीन नहीं। जेनेटिक इंजीनियरिंग करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन प्रोड्यूस कराना, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज स्मार्ट प्रोटीन। देन प्रिसीजन बायोथेरेपेटिक्स, हम बेसिकली थेरेपी प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्रेसाइज बायोथेरेपी की जिस जगह पे हम ट्रीटमेंट चाहते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमको बॉडी में किसी एक पार्ट में इंजरी हुई है तो हम दर्द की गोली खाते हैं, तो वो दर्द की गोली पूरी बॉडी पे काम करती है। हम क्या चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जिस पोर्शन में हमको तकलीफ हो सिर्फ दवाई उतने ही पोर्शन में काम करे। दिस इज कॉल्ड एज प्रिसीजन बायोथेरेपेटिक्स। देन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, हम अपने एग्रीकल्चर को क्लाइमेट चेंज के लिए और ज़्यादा रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज से उनकी प्रोडक्टिविटी में फॉल ना हो। देन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, हम एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना चाहते हैं। एंड फ्यूचरिस्टिक मेरीन एंड स्पेस रिसर्च, आगे आने वाले टाइम में हम मेरीन और स्पेस रिसर्च को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे बायो E3 पॉलिसी है। इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है, अभी एक स्कीम भी लॉन्च करी गई है इसी पर्पज़ के लिए जिसका नाम है बायो राइड स्कीम, जो DBT ने ही लॉन्च करी है, जिसके अंदर में हम बेसिकली इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। फिर कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मिसलेनियस न्यूज़। इसमें सबसे पहले आती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो अभी रिसर्चर्स ने क्या डिस्कवर किया है? रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है कि मेरीन एल्गी है, मतलब ओशियन में रहने वाला एक एल्गी है जिसका नाम है ब्रोरूडोस्पियरा बाइजेलोई। ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। फिक्स कर सकता है का मतलब, जैसे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है लेकिन प्लांट के लिए ये यूजेबल नहीं है। जो भी प्लांट होता है ज़मीन पे उसको वो वही नाइट्रोजन यूज़ कर सकता है अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने फील्ड के लिए, जो यहाँ पे सॉइल में NO2 के फॉर्म में हो। तो ये नाइट्रोजन को NO2 में कन्वर्ट करना और सॉइल के साथ अटैच करने की प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अभी हमको एक नया ऑर्गेनिज्म मिला है जिसमें एक ऑर्गेनली है, उसके अंदर एक कंपोनेंट है जिस नाइट्रोप्लास्ट, जो ऐसा काम कर सकता है। तो की फाइंडिंग क्या है कि यहाँ पे हमको ये मिला है कि हम अभी तक ये मानते थे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो सिर्फ जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म होते थे जैसे ओल्ड बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया जो बहुत अंडर डेवलप्ड होते थे सिर्फ वही कर सकते थे। लेकिन ये वाला जो बैक्टीरिया है ये बड़ा ही एडवांस है और हमको कभी ऐसा देखने के लिए नहीं मिला कि एडवांस्ड बैक्टीरिया में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेबिलिटी के लिए अलग से एक सिस्टम बना हो सकता है। तो ये डिस्कवरी हमको एक चीज़ इंडिकेट करती है, हमारी पहले की बहुत पुरानी थ्योरी है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो ये बोलती है कि हमारे सेल में आज जितने भी ऑर्गेनेलीज मिलते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी थी, तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बोलती है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया भले ही अभी सेल का एक पार्ट है, लेकिन बहुत पहले जब अर्थ बनी होगी और थोड़े टाइम बाद जब लाइफ चालू हुई थी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म हुआ करता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ सेल्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को खा लिया और फिर ये इसका पार्ट बन गया और ऐसे ही सेल का करके डेवलपमेंट हुआ। हमारा सेल एडवांस सेल है, तो ये एडवांस सेल का डेवलपमेंट बेसिकली ऐसे ही हुआ कि कुछ प्रिमिटिव टाइप के सेल्स ने दूसरे टाइप के सेल्स को खा लिया और नए टाइप के एडवांस टाइप के सेल बने। तो ये जो डिस्कवरी है ये बेसिकली इस थ्योरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे नाइट्रोप्लास्ट जो है ये हो सकता है कि ये पहले कुछ एक प्रिमिटिव या एंशिएंट बैक्टीरिया रहा हो, लेकिन अब ये इसका ब्रोरूडोस्पियरा बिजेलोई का पार्ट बन गया हो। तो ये यहाँ पे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है जो आपको याद रखना है। देन उसके बाद आता है वोल्बाचिया बैक्टीरिया। अभी रिसेंटली हमको एक बैक्टीरिया मिला है जिसकी कैपेसिटी है कि वो जिस इंसेक्ट में रहता है, ये एक इंसेक्ट है वास्प एनकार्सिया फॉर्मोसा।
ये वास्प एनकार्सिया को, ये इंसेक्ट को बेसिकली इसकी बॉडी को इस तरह से मैनिपुलेट कर सकता है कि इनके जो बच्चे होते हैं उसमें फीमेल्स ज़्यादा हों। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये वोल्बाचिया बैक्टीरिया जो होता है ये फीमेल बॉडीज़ में ही सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि इसमें ये एग्स में प्रेजेंट होता है, फीमेल के एग्स में। ये मेल्स के स्पर्म में नहीं मिलता इस इंसेक्ट के। तो अब जब ये फीमेल के एग्स में ही सर्वाइव कर पाता है तो ये क्या चाहेगा कि ये जो इंसेक्ट है ये फीमेल ज़्यादा प्रोड्यूस करे और मेल कम प्रोड्यूस करे। तो अगर हम ये जो इसकी जो यूनिक फीचर है या कैपेबिलिटी है, अगर हम इसको मॉस्किटो में यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, मॉस्किटो में भी मेल्स जो पैदा होते हैं वो कम पैदा होंगे और फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा पैदा होंगी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेल कम होते जाएंगे ना, तो ये मेल्स की कम होने के कारण मॉस्किटो में फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन कम होने लगेगा, क्योंकि उतने मेल्स ही नहीं होंगे जितनी फीमेल्स हैं, और इससे इनकी पॉपुलेशन जो है वो ड्रॉप होने लगेगी एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम मलेरिया को कंट्रोल कर पाएंगे। सो इसमें बस इतनी ही न्यूज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद आती है हेफलिक लिमिट, ये लास्ट न्यूज़ है इसकी। सो अभी रिसेंटली एक साइंटिस्ट हैं लेनर्ड हेफलिक, उनकी डेथ हो गई। ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया था हेफलिक लिमिट, जिसने हमारी जो एजिंग की अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी बॉडी एज कैसे होती है, बूढ़ी कैसे होती है, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की थी। तो इनकी थ्योरी के हिसाब से इन्होंने क्या बोला था कि हमारा जो डीएनए होता है, हमारा जो सेल होता है बेसिकली, ये सेल जितनी बार डिवाइड होता है उतनी ही बार हमारा ये डीएनए छोटा होता जाता है, और ये डीएनए के छोटा होने की एक लिमिट होती है। हमारे डीएनए का एक पोर्शन होता है एंड पे जिसको बोलते हैं टीलोमर। तो ये टीलोमर जो है ये धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और जैसे जैसे टीलोमर छोटा होता जाता है वैसे वैसे हमारी लाइफ जो है वो छोटी होती जाती है, हमारे सेल की कैपेसिटी ख़त्म होने लगती है और डिवाइड होने की। और जब हमारे सेल की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है डिवाइड होने की, तो हमारी बॉडी की डेथ हो जाती है, क्योंकि तब हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उससे जो सेल्स मर रहे हैं उसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाता नया सेल। तो ये हेफलिक लिमिट, इनके हिसाब से हमारी बॉडी जो है मैक्सिमम ह्यूमंस जो हैं उनके सेल डिवीज़न अगर पूरा एंड तक भी चलें, बहुत लंबा भी चलें, मतलब जो एक मैक्सिमम लिमिट है वहाँ तक डिवाइड होते हैं, तो भी एक ह्यूमन जो है 125 ईयर्स तक ही जी सकता है अभी, ऐसा उन्होंने ये लिमिट बताया था। दिस इज़ कॉल्ड एज हेफलिक लिमिट। सो आई होप दिस सेक्शन वॉज क्लियर टू यू। ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन हो गया, PT 365। ये हमारा दिसंबर तक का कवर हुआ है। इससे रिलेटेड एक अपडेट मैं आपको अभी अप्रैल के एंड में भी दूंगा, अप्रैल के मंथ में भी दूंगा, मिड अप्रैल के आसपास या एंड अप्रैल के आसपास, जिसमें जनवरी से लेके अप्रैल तक के पूरे करंट अफेयर रहेंगे 15 अप्रैल तक के, ताकि आपका इस प्रीलिम्स 25 के लिए पूरा बायोटेक्नोलॉजी का करंट अफेयर रिवाइज हो जाए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। Thank you very much for watching the video.